ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, मैं फयाज़ अहमद, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल समेदा ई क्लासेस में आप सभी का फिर से खैर मुक़द्दम करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम आपकी 10वीं जमात की जो रियाजी की निसाबी किताब है उसके हिस्से दुवम का सबक 15 सतही रकबा और हजम पढ़ रहे थे, और हमने इस सबक से मुतालिक 3 क्लासेस हमने ख़त्म की। पहले सबक में हमने मुख्तलिफ ठोस अक़साम और उनसे मुतालिक उनके रकबे से मुतालिक और हजम के मुतालिक जो ज़ाब्ते होते हैं उनका इयादा किया। दूसरी क्लास में हमने सवालात को हल किया जो इन ठोस अक़साम के रकबे के मुतालिक थे। तीसरी क्लास में यानी पिछली क्लास में हमने उन सवालात को हल किया जो मुख्तलिफ ठोस अक़साम के हजम मालूम करने के मुतालिक थे। तो चलिए एक और क्लास, आज की चौथी क्लास में हम इन्हीं ठोस अक़साम के मुतालिक कुछ और सवालात को हल करेंगे। और आज की इस क्लास में जो सवालात हैं उन सवालात की बुनियाद ये है कि जब एक ठोस जिस्म को पिघलाकर दूसरे ठोस जिस्म में तब्दील किया जाता है, मिसाल के तौर पे एक मखरूत को जब पिघलाकर एक कुर्रे में तब्दील किया जाता है, या एक मुकाब में तब्दील किया जाता है, या एक इस्ताने में तब्दील किया जाता है, या एक इस्ताने को पिघलाकर एक मखरूत में या एक मुकाब में तब्दील किया जाता है, तो उनकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है या रकबे होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। तो इन सवालात को हल करने से पहले एक बात को आप अच्छे से याद रखिए कि जब कोई भी ठोस जिस्म को हम पिघलाते हैं और पिघलाकर उसको किसी और ठोस जिस्म में तब्दील करते हैं या ढाला जाता है, तो उनके हजम में कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता। यानी अगर एक इस्ताने को हम पिघलाकर अगर एक मखरूत में ढाल देते हैं तो उनकी लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, रकबों में फ़र्क वाक़ई हो सकता है, लेकिन यह फ़र्क वाक़ई होता है लेकिन उसका हजम में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। यानी अगर एक मखरूत जिसका हजम अगर हम 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है, अगर उसको हम पिघलाते हैं और पिघलाकर एक इस्ताना बनाते हैं, तब भी उसका हजम 10 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। यानी उसकी लंबाई में तब्दीली हो जाएगी, उसके निस्कुतर में तब्दीली हो सकती है, लेकिन हजम में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। तो सवालात को हल करने से पहले इस बात को अच्छे से ज़हन नशीं कर लीजिए, जब भी एक ठोस जिस्म को पिघलाकर किसी और ठोस जिस्म में ढाला जाता है तो कौन सी उसकी खासियत में तब्दीली नहीं आती, तो इसका जवाब है कि उसका हजम। यानी हजम पिघलाने से पहले या पिघलाने के बाद उसकी शक्ल को किसी और शक्ल में ढालने के बाद उसके हजम में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। तो यहाँ पे जितने भी सवालात आएंगे, जब भी हम एक ठोस को दूसरे ठोस में तब्दील करने की बात करेंगे तो हम हमेशा दोनों ठोस जिस्म के हजम को बराबर रखते हुए, मसावी रखते हुए इन सवालात को हल करेंगे। तो चलिए आज हम यानी एक ठोस को जब दूसरे ठोस शक्ल में ढाला जाता है तो उस पर किस तरह के सवालात बनते हैं, उनमें कुछ सवालात हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है कि धात के एक कुर्रे का निस्फ उत्तर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर निस्फ उत्तर का एक इस्ताने में ढाला गया, तो इस्ताने की ऊंचाई मालूम कीजिए। तो सवाल में एक कुर्रा है और उसका निस्फ उत्तर दिया गया है, एक कुर्रा दिया गया है, उसका निस्फ उत्तर दिया गया है जो 4.2 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसका निस्फ उत्तर को हम R1 से जाहिर करते हैं, तो यहाँ पे R1 यानी निस्फ कुर्रे का निस्फ उत्तर 4.2 सेंटीमीटर ये दिया गया है, और इस कुर्रे को पिघलाकर
6 सेंटीमीटर निष्कुतर वाले एक स्तवाने में ढाला गया, यानी कुर्रे को पिघलाकर एक स्तवाने में ढाला गया, और जिस स्तवाने में ढाला गया उसका निष्कुतर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो जो स्तवाना उसका निष्कुतर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसके निष्कुतर को हम R2 लिखते हैं। तो हमें क्या मालूम करना है कि जो स्तवाना है उसकी लंबाई क्या होगी या उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो स्तवाने का हजम मसावी है कुर्रे का हजम। जैसे अभी मैंने आपको बात बताई कि जब कोई भी ठोस को हम किसी दूसरे ठोस में तब्दील करते हैं तो उनका हजम एकसा होता है, एक होता है, हजम तब्दील नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि कुर्रे का हजम मसावी है स्तवाने का हजम। तो स्तवाने का हजम ज़ाब्ता हमको मालूम है पाई R स्क्वायर H, क्योंकि हम यहाँ पे स्तवाने के निष्कुतर को R2 मान के चल रहे हैं तो हम लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर H। उसी तरह कुर्रे का हजम का ज़ाब्ता है 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि यहाँ कुर्रे के हजम को हम R1 मान रहे हैं तो R की जगह पे हम लिखेंगे R1। तो कुर्रे का हजम 4/3 पाई R1 क्यूब और स्तवाने का हजम पाई R2 स्क्वायर H। तो हमें मालूम करना है H, ठीक है। तो यहां से पाई और पाई कैंसिल हो जाता है, दोनों तरफ पाई और पाई कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और H मसावी है ना, पाई कैंसिल हो गया और ये 4/3 ऐसे ही, और R1 का मुकाब वैसे ही। और यहाँ पे R2 के मुरब्बे को हम जब दूसरी तरफ मसावी के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो नीचे बटे में आ जाता है R2 स्क्वायर। तो H की कीमत हमको यहां से आ गई, पाई कैंसिल हो गया, पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया, और R2 को हमने मसावी के दूसरी तरफ ले जाने पर ये बटे में आ जाता है और हमको मिलता है 4/3, पाई कैंसिल हो गया, R1 का मुकाब और ये R2 का मुरब्बा ये बटे में हमको मिल जाता है। चलिए कीमतें भर्ती करते हैं। 4/3 ऐसे ही R1 की कीमत है 4.2, ठीक है, क्योंकि R1 का मुकाब है यानी हम उसको 3 मरतबा ज़रब देके लिखेंगे 4.2 ज़रब 4.2 ज़रब 4.2। और R2 की कीमत है 6, क्योंकि इसका मुरब्बा है तो इसको हम 2 मरतबा ज़रब देके लिखेंगे 6 ज़रब 6। तो यहां से ये 3 एकन 3 और 3 एकन 3 और एक यहाँ पे 2 के साथ यानी हमको 12 हो जाता है, और 3 चौक 12 यानी 4.2 को हम 3 से तकसीम कर सकते हैं और हमको जवाब मिलता है 1.4। ठीक उसी तरह 6 एकन 6, 6 सत्ते 42 होता है, अशारिया 1 से पहले है लगा देंगे हम लोग। फिर उसी तरह 6 एकन 6 और 6 सत्ते 42 होता है, अशारिया 1 से पहले हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 4 ऊपर बटे 0.7 ज़रब 0.7 ज़रब 1.4 और नीचे पूरे नंबर यहाँ पे तकसीम हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है हम लोग 4 ज़रब 0.7 ज़रब 0.7 और ज़रब 1.4। तो जब हम इन सभी को आदाद को ज़रब देते हैं तो हमें 2.74 हासिल होता है। लिहाजा H की कीमत हम कितनी हासिल होती है, 2.47 सेंटीमीटर। तो ये पहला सवाल था। चलिए दूसरे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर निष्कुतर वाले 3 धात के कुर्रों को पिघलाकर एक ठोस कुर्रा बनाया गया। नतीजे में मिले कुर्रे का निष्कुतर मालूम कीजिए। यानी 3 कुर्रे हैं जिनके निष्कुतर दिए गए। पहला कुर्रा जिसका निष्कुतर 6 सेंटीमीटर है और दूसरा कुर्रा जिसका निष्कुतर, ठीक है, तो एक पहला कुर्रा मान लीजिए इसका निष्कुतर को हम R1 से जाहिर करते हैं तो इसका निष्कुतर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। उसी तरह दूसरा निष्कुर्रा मान लीजिए दूसरे निष्कुर्रे का जो निष्कुतर है इसको हम R2 से जाहिर करते हैं और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। उसी तरह जो तीसरा निष्कुर्रा है उसका निष्कुतर, जो तीसरा कुर्रा है उसका निष्कुतर दिया हुआ है R3 और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यानी पहला कुर्रा उसका निष्कुतर 6, दूसरा कुर्रा का निष्कुतर 8, तीसरा कुर्रा उसका निष्कुतर 10 दिया हुआ है। हम पहले कुर्रे के निष्कुतर को R1, दूसरे कुर्रे के निष्कुतर को R2 और तीसरे कुर्रे के निष्कुतर को R3 से हम जाहिर करते हैं और इन तीनों को पिघलाकर, है ना, एक बड़ा कुर्रा बनाया गया। तो इस बड़ा कुर्रा जो हमें हासिल हो रहा है इसका निष्कुतर क्या होता है ये हमें पता करना है।
मान लीजिए इस बड़े निस्फ उत्तर, ये बड़ा कुर्रा का निस्फ उत्तर हम r सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये जो बड़ा कुर्रा हासिल हो रहा है, तो हमें मालूम है कि जब भी हम कोई भी ठोस जिस्म को हम पिघलाकर किसी दूसरे ठोस जिस्म में तब्दील करते हैं तो उनके हजम में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। इसका मतलब ये तीनों छोटे कुर्रों का हजम इस बड़े कुर्रे के हजम के बराबर होगा। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, हासिल होने वाले कुर्रे का हजम मसावी है 3 कुर्रों के हजम का मजमुआ, यानी पहले कुर्रे का हजम जमा दूसरे कुर्रे का हजम जमा तीसरे कुर्रे का हजम। जब तीनों के हजम को हम जमा करते हैं तो हमको हासिल होने वाले बड़े कुर्रे का हजम हासिल होता है। ठीक है, तो हासिल होने वाले कुर्रे का हजम, क्योंकि इसका निस्फ उत्तर कितना है r है, तो इसके हजम का ज़ाब्ता क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक उसी तरह पहला कुर्रा जिसका निस्फ उत्तर r1 है, इसके हजम का ज़ाब्ता होता है 4/3 पाई r1 क्यूब। उसी तरह दूसरे कुर्रे का हजम का ज़ाब्ता 4/3 पाई r2 क्यूब। उसी तरह तीसरे कुर्रे का हजम का ज़ाब्ता होता है 4/3 पाई r क्यूब r3 क्यूब। तो यहाँ पे दोनों तरफ 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई है ना, 4/3 पाई यहाँ पे तीनों में मुश्तरिक होता है। तो 4/3 पाई को मुश्तरिक निकालने पर हमको ब्रैकेट में क्या बच जाता है, r1 का क्यूब जमा r2 का क्यूब और जमा r3 का क्यूब। तो यहाँ से 4/3 और यहाँ से 4/3 पाई दोनों तरफ यहाँ पे कैंसिल होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो फिर हमें मिलता है r क्यूब मसावी है r1 की कीमत 6 है, तो हम भर्ती करेंगे 6 का मुकाब, r2 की कीमत 8 है 8 का मुकाब, r3 की कीमत 10 है और ये 10 का मुकाब। तो 6 का मुकाब होता है 216, 8 का मुकाब होता है 522 512 और 10 का मुकाब होता है 1000। जब हम इन तमाम को जमा करते हैं तो हमें r क्यूब की कीमत मिलती है 1728 और क्योंकि हमको r मालूम करना है, यानी जो बड़ा कुर्रा हासिल हुआ है उसका निस्फ उत्तर हमको मालूम करना है, तो हम मुकाब को निकालते हैं। तो दूसरी तरफ जो नंबर होता है उसका हमको जजरुल मुकाब निकालना होता है, क्यूब रूट निकालना होता है। तो 1728 का क्यूब रूट होता है 12। तो लिहाजा जो बड़ा कुर्रा हमें हासिल हो रहा है, हासिल होने वाला जो कुर्रा है उसका निस्फ उत्तर 12 सेंटीमीटर होता है। तो उसके बाद चलिए तीसरा सवाल, 20 मीटर गहरे एक कुएं को जिसका खुतर 7 मीटर है खोदा गया है। ठीक है, यानी एक कुआं है जिसकी गहराई दिया हुआ है 20 मीटर गहरा है कुआं, कुएं की गहराई 20 मीटर है और उसका खुतर दिया हुआ है 7 मीटर। इसमें से निकली मिट्टी को इसके चारों तरफ फैलाकर 14 मीटर ज़रब 12 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। यानी जब इस कुएं को खोदा गया तो जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को फैलाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसकी लंबाई 14 और चौड़ाई कितनी है 22 मीटर है। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई मालूम कीजिए, तो उस बनने वाले प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है हमें मालूम करना है। तो ये कुआं है और दिया गया है कि इसकी गहराई, इस कुएं की गहराई 20 मीटर है और इसका खुतर 7 मीटर है। ठीक है, और इसमें से जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को फैलाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 14 मीटर और इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 22 मीटर और हमें मालूम करना है इसकी बुलंदी या इसका हाइट कितना होता है। तो देखिए प्लेटफॉर्म, मिट्टी फैलाकर जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, आप उसको गौर से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक मुकब्बनुमा शक्ल का प्लेटफॉर्म की शक्ल कैसे होती है, मुकब्बनुमा, जहां पे उसकी लंबाई दी गई है, उसकी चौड़ाई दी गई है और उसका हमको हाइट या ऊंचाई मालूम करना है। तो यही बातों को हमने यहाँ लिख लिया है। इस्तवाना यानी जो कुआं है, कुएं की शक्ल कैसी है, एक इस्तवाने जैसी है। तो कुआं जो होता है जो इस्तवाने की शक्ल का है उसके लिए क्या क्या मालूमात दी गई है, इसका खुतर दिया गया है 7, लिहाजा इसका निस्फ खुतर कितना होगा, निस्फ खुतर आधा यानी 7/2, 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी दिया गया है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई को हम h1 से जाहिर करते हैं और ये दिया गया है 20 मीटर। ठीक है, उसी तरह मुकब्बनुमा जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है
प्लेटफॉर्म जो मुकब नुमा है उसकी लंबाई दिया गया है 14 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 22 मीटर और इसकी ऊंचाई हमें मालूम करना है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई को हम h2 से जाहिर करते हैं। तो हमें मालूम है कि जो भी मिट्टी यहां से निकली इस कुएं का जो हजम है या इस कुएं से निकाली गई जो मिट्टी का हजम है उसी मिट्टी को फैलाकर प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो इस प्लेटफॉर्म का हजम और इस कुएं का हजम आपस में क्या होंगे? मसावी होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो कुआं है जो सोने की शक्ल का है उसका हजम और प्लेटफॉर्म जो मुकबनुमा है उसका हजम ये आपस में मसावी होता है। तो हम लिखते हैं इस्तवाना यानी कुएं का हजम मसावी है मुकबनुमा यानी प्लेटफॉर्म का हजम। इस्तवाने का हजम का ज़ाब्ता होता है पाई आर स्क्वायर h और यहाँ पे हमने इस्तवाने के हाइट को h1 है ना, जो इस्तवाना है उसके हाइट को हमने h1 लिया है तो h की जगह पे हम लिखेंगे h1। उसी तरह मुकबनुमा या जो प्लेटफॉर्म है जो मुकबनुमा है उसका हजम हम हासिल करते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को ज़रब देते हैं। तो हम लिखेंगे उसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई और ऊंचाई को हमने यहाँ पे h2 से जाहिर किया है। तो अगर यहाँ पे हम कीमतें भर्ती कर लेते हैं, पाई की कीमत 22/2 और आर की कीमत 7/2 और मुरब्बा है तो हम उसको 2 मरतबा लिखेंगे और h1 की कीमत 20 और l की कीमत 14, b की कीमत 22 और h2 हमें यहाँ पे पता करना है। तो चलिए इन कीमतों को हम भर्ती करते हैं। तो यहाँ पे पाई की कीमत 22/7 और आर स्क्वायर है यानी आर की कीमत 7/2 है, आर की कीमत 7/2। तो क्योंकि ये मुरब्बा है तो इसको हम 2 टाइम ज़रब करके लिखेंगे और h की कीमत यानी h1 की कीमत है 20 और मुकबनुमा के लिए प्लेटफॉर्म के लिए लंबाई दिया गया हुआ है l की कीमत 14 और उसकी चौड़ाई दिया गया है 22 और उसका हाइट हमको जो हम h2 से जाहिर कर रहे हैं ये हम पता करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पे 7 और 7 से कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे 2 दूनी 4 होता है और ये 4 पंजे 20 होता है। तो एक साथ से कैंसिल हो गया, ये 2 दूनी 4 और ये 4 एकन और ये 4 पंजे 20। फिर यहाँ पे ये जो 7 है ये 7 एकन और इधर से 7 दूनी 14 और यहाँ से 22 कैंसिल हो जाता है। तो हमें इस पे यहाँ पे बचा हुआ हमको मिलता है 5 और यहाँ पे हमको मिलता है 2 और ज़रब h2। तो 2 को अगर हम मसावी के दूसरी तरफ लेते हैं तो ये बटे में जाता है और h2 की कीमत होती है 5/2 और 5/2 यानी 5 का आधा होता है 2.5। लिहाजा जो प्लेटफॉर्म है उसका हाइट या उसकी ऊंचाई हमको हासिल होती है 2.5 मीटर। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो अगला सवाल दिया हुआ है एक कुआं है जिसका खुतर 3 मीटर है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। ठीक है, तो एक कुआं है और इसका खुतर दिया गया है 3 मीटर और इसको 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है यानी इसकी जो गहराई है 14 मीटर है। इसके अंदर से निकली मिट्टी को इसके चारों तरफ फैलाकर 4 मीटर चौड़ी गोल मेंढ बनाई गई है। मेंढ की ऊंचाई मालूम कीजिए। यानी इस कुएं पर खोदने पर जो मिट्टी निकली है इस मिट्टी को इसके अतराफ में चारों तरफ फैलाया गया है और एक गोल मेंढ बनाई गई है कुछ इस तरह। तो इसमें से जो भी मिट्टी निकली है इसको चारों तरफ फैलाया गया है और फैलाकर एक मेंढ बनाया गया है। तो चारों तरफ फैलाकर 4 मीटर चौड़ी गोल मेंढ बनाया गया है यानी इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, और ये जो इस्तवाना है इसका खुतर दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। तो लिहाजा इसका निस्फ खुतर होता है 3/2 यानी 1.5। तो कुएं का निस्फ खुतर 1.5 और इसमें से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी का एक गोल मेंढ बनाया गया है जिसकी चौड़ाई दिया गया है 4 मीटर है। तो हमें इसकी ऊंचाई कितनी होती है हमें मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं दी हुई मालूमात को हम लिखते हैं। तो जो मेंढ है जो गोल है एक रिंग की शक्ल में है, इसके लिए क्या क्या मालूमात दी गई है। तो इस रिंग को अगर आप देखते हैं तो इसका जो बैरूनी निस्फ खुतर है बाहर का निस्फ खुतर यानी यहां से यहां तक कुएं के मरकज से यहां तक, तो जो बैरूनी निस्फ खुतर होता है वो 1.4 जमा
1.5 जमा 4 यानी जुमला होता है 5.5 मीटर। तो मान लीजिए ये बैरूनी जो इसका निष्ठ उत्तर है, बैरूनी सतह का जो निष्ठ उत्तर है, मान लीजिए इसको R1 हम लिखते हैं और ये जुमला कितना है 5.5 मीटर है। उसी तरह इस मेंढ के लिए जो अंदरूनी निष्ठ उत्तर है ना, इस मेंढ के लिए जो अंदरूनी सतह का जो निष्ठ उत्तर है ये है 1.5, मान लीजिए इसको हम R2 लिखते हैं, यानी R1 बैरूनी निष्ठ उत्तर, मेंढ का बैरूनी निष्ठ उत्तर, और R1 इस मेंढ का अंदरूनी निष्ठ उत्तर होता है। ऊंचाई मान लीजिए इसको हम कैपिटल H से जाहिर करते हैं, ये हमें मालूम करना है। कुएं के लिए स्तवानुमा जो कुआं है उसके लिए क्या मालूमात दी गई, इसका फुतर दिया गया है 3, तो इसका निष्ठ उत्तर क्या होता है 3 का आधा, यानी 3/2 जो होता है 1.5 मीटर। और इसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई है ना, इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई दिया गया है 14 मीटर। तो ये मालूमात सवाल में दी गई है। तो जो भी मिट्टी निकाली गई इस कुएं से है ना, वही मिट्टी को यहाँ पे फैलाया गया, तो हम लिख सकते हैं कि इस कुएं से, इस स्तवानुमा कुएं से जो मिट्टी निकाली गई और जो मेंढ बना गया, दोनों का हजम आपस में मसावी होगा। तो हम लिख सकते हैं स्तवाना यानी कुएं के अंदर से निकली मिट्टी का हजम ये किसके मसावी होगा, जो मेंढ बनाई गई उसके हजम के बराबर होगा। तो स्तवाना का जो हजम होता है उसके लिए जाब्ता πr²h है, ठीक है। और रिंग के लिए हमने जाब्ता लिखा था, जो रिंग का हजम होता है वो होता है πr1² - r2² ज़रब h, यानी πr²h की जगह पे r, क्योंकि यहाँ पे 2 निष्ठ उत्तर आ रहे हैं, तो मैंने पहले ही पिछली क्लास में बताया था, जहां पे भी हमको 2 निष्ठ उत्तर मिलते हैं तो वहां पे हमको दोनों निष्ठ उत्तर के मुरब्बे का फर्क लेना होता है। तो πr1² - r2², जहां पे r1 बैरूनी निष्ठ उत्तर है और r2 अंदरूनी निष्ठ उत्तर है। तो चलिए यहां से पाई और पाई कैंसिल होता है और हमको मिलता है r²h, और यहाँ पे मिलता है r1² - r2² ज़रब h। यहाँ पे स्मॉल h उस कुएं की ऊंचाई को बता रहा है और कैपिटल H उस मेंढ की ऊंचाई को जाहिर करता है। तो पाई और पाई यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं बचे हुए जो टर्म्स है r²h, r1² - r2² ज़रब कैपिटल H। तो r की कीमत कितनी है, r की कीमत है 3/2, ठीक है, 3/2, क्योंकि मुरब्बा दिया हुआ है तो हम इसको 2 मरतबा ज़रब देंगे, 3/2 ज़रब 3/2, और h की कीमत, स्मॉल h की कीमत है 14, तो इसको हम भर्ती करेंगे इधर 14, और r1 की कीमत 5.5 और r2 की कीमत 1.5, दोनों की कीमतें भर्ती कर देंगे और ज़रब कैपिटल H जो हमें मालूम करना है। तो अब चलिए इसको और हल करते हैं। तो यहाँ से 2 × 2 और 2 से 14 कैंसिल होता है, तो यहाँ पे 3 बचता है और ये 3/2 और ये 7, 5.5 का मुरब्बा होता है 30.25 और 1.5 का मुरब्बा होता है 2.25, और ये H ऐसे ही लिखते हैं। फिर यहाँ पे 30.25 में से जब हम 2.25 को तफरीक करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें हासिल होता है 28। अब यहाँ से हम 7 × 7 और 7 चौक 28 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H वैसे ही हो गया, ये 3 × 9 और ये 4, यहाँ पे तिरछा ज़रब देने पर 4 दूनी 8, तो H की कीमत आती है 9/8, और 9 को 8 से तकसीम करने पर हमको हासिल होता है 1.125। तो लिहाजा जो मेंढ बनाई गई उसका हाइट होगा 1.125 मीटर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो ये सवाल में दिया गया है कि एक कायम दायरवी स्तवानी की शक्ल के एक मजरूफ का खुतर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी एक स्तवानी की शक्ल का एक मजरूफ है, मजरूफ यानी एक बर्तन है, एक कंटेनर है, और उसका खुतर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक मजरूफ है यानी एक कंटेनर है, एक बर्तन है जो स्तवानी की शक्ल का है, और इसका खुतर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई या उसकी बुलंदी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और इस बर्तन में, स्तवानुमा बर्तन में जो आइसक्रीम भरा हुआ है, आइसक्रीम रखा हुआ है, तो ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है और आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर
ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर खुतर वाले मखरूद जिनका ऊपरी हिस्सा निस्फ कुर्रे की शक्ल का है। यानी इस स्तवाने नुमा बर्तन में आइसक्रीम भरा हुआ है और इस आइसक्रीम को एक कोन में भरा जा रहा है। ठीक है, तो इस कोन के लिए क्या दिया गया, 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है कोन की के और 6 सेंटीमीटर इसका खुतर है। यानी इसकी ऊंचाई, कोन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और इसका जो खुतर है 6 सेंटीमीटर। तो एक स्तवाना है, मजरूफ है, एक स्तवाना है, यह आइसक्रीम से भरा हुआ है और इसमें से आइसक्रीम एक कोन की शक्ल में एक कोन में उसको भरा जा रहा है। ठीक है, और ये कोन का जो ऊपरी हिस्सा है एक निस्फ कुर्रे की शक्ल का है। इस कोन की लंबाई, ऊंचाई दिया हुआ है या बुलंदी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसका खुतर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन्हीं को हम अगर लिखते हैं तो स्तवाने के लिए या मजरूफ के लिए क्या वो कीमतें दी गई है। इसका खुतर दिया हुआ है 12, तो लिहाजा निस्फ खुतर कितना होगा, 12 का आधा यानी 12/2, 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसके निस्फ खुतर को हम R1 से जाहिर करते हैं। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसकी ऊंचाई को हम H1 से जाहिर करते हैं, ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर। मखरूत के लिए जो आइसक्रीम का कोन है ना, या मखरूत है, इसकी ऊंचाई दिया गया है और इसका खुतर दिया गया है। तो खुतर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो इसका निस्फ खुतर 6 का आधा होगा यानी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस मखरूत नुमा आइसक्रीम का जो मखरूत के लिए इसका जो निस्फ खुतर है इसको हम मान लेते हैं R2 और इसकी जो बुलंदी है, ऊंचाई है, इसको हम मान लेते हैं H2 और ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें क्या मालूम करना है कि अगर इस आइसक्रीम को, इसमें है ना, इस स्तवाने में रखे हुए आइसक्रीम को अगर इन कोन्स में भरते जाते हैं तो ऐसे कितने कोन्स, यानी पूरे आइसक्रीम को खत्म करने के लिए ऐसे कितने कोन दरकार होंगे, उनकी तादाद हमें मालूम करना है। चलिए, तो मखरूत की तादाद जो आइसक्रीम से भरे हुए हों, ठीक है, मान लीजिए कि हमें जितना भी स्तवाने में आइसक्रीम रखा गया है, मान लीजिए हम n कोन में इस पूरे आइसक्रीम को भरते हैं, यानी कोन की तादाद या मखरूत की तादाद कितनी है, n नंबर है, ये जो हमें मालूम करना है। n नंबर मखरूत हमारे पास है जिनमें ये पूरे आइसक्रीम को भरा गया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मखरूत की तादाद जो आइसक्रीम से भरी हुई हो, मान लीजिए इसकी तादाद n है, तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे, बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पे स्तवाने में आइसक्रीम रखा हुआ है, यानी जो आइसक्रीम की शक्ल है वो स्तवाने की है और उसको हम कोन में भर रहे हैं। तो इस तरह के जो भी सवालात आपको आते हैं तादाद मालूम करने के, तो याद रखिए तादाद को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको एक निस्बत की शक्ल में लिख सकते हैं और हमेशा ऊपर यानी इसका जो शुमार कुनिंदा है उसमें हम क्या लिखेंगे, जो भी ठोस दिया गया है पहले, है ना, जैसे यहाँ पे स्तवाने में आइसक्रीम रखा हुआ है और उसको किस में भरा जा रहा है, मखरूत में, तो आइसक्रीम किस में रखा हुआ है, स्तवाने में, और उसको जब मखरूत में डालेंगे तो आइसक्रीम की शक्ल कैसी हो जाएगी, मखरूत की, यानी हम स्तवाने को मखरूत में यहाँ पे तब्दील कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी तादाद के बारे में आपको पूछा जाए तो याद रखिए इसको एक निस्बत की शक्ल में आप लिख सकते हैं और हमेशा शुमार कुनिंदे में आपको पहले ठोस का हजम लिखना है और नसब नुमा में जिस ठोस में तब्दील किया जा रहा है उसके हजम को लिखना है। यहाँ पे आइसक्रीम स्तवाने में रखा हुआ है और उसको किस में भरा जा रहा है, मखरूत में, तो जिसमें रखा गया है यानी पहला जो ओरिजिनल हमारा ठोस है यहाँ पे स्तवाना है और उसको किस में रखा जा रहा है, यानी किस में तब्दील किया जा रहा है, मखरूत में। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्तवाने का हजम का ज़ाब्ता हमें मालूम है, πr²h, क्योंकि स्तवाने के निस्फ खुतर को हम R1 लिखे थे इसलिए R1 का स्क्वायर और इसके हाइट को H1 लिखे थे। और उसी तरह मखरूत का हजम, तो मखरूत का जो हजम का ज़ाब्ता है 1/3 πr²h, और क्योंकि मखरूत के निस्फ खुतर को हम R2 से जाहिर कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं R2 का स्क्वायर, और जो आइसक्रीम के ऊपर जो निस्फ कुर्रा हिस्सा है यानी निस्फ कुर्रे का जो हजम है यानी उसको भी यहाँ पे हम जमा करेंगे 2/3 πr2⁵। अब यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाता है, पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो अब बाकी जो आदाद बचे हुए हैं उनकी कीमतें आप भर्ती करते हैं। R1 की कीमत 6 है ना, ये मुरब्बा है तो हम 6 ज़रब 6 लिखेंगे, H1 की कीमत 15 और 1/3 ऐसे ही रखा है, और R2 की कीमत 3 है और क्योंकि मुरब्बा है तो 2 मरतबा लिखेंगे, 3 ज़रब 3,
और H2 की कीमत 12 है, 12 लिखेंगे। फिर जमा की अलामत है 2/3 और R2 की कीमत फिर से 3 है, क्योंकि इस मरतबा ये मुकाब है तो इसको हम 3 मरतबा लिखेंगे। तो अब यहाँ पे इसको हल करने पर हमको 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल हो जाते हैं। तो ऊपर 6 ज़रब 6 ज़रब 15 ऐसे ही रहता है, नीचे 2 3 तो कैंसिल हो गए और ये 12 को 3 से ज़रब देते हैं 36 और यहाँ पे 3 3 9 और 9 दूनी होता है 18। और इसको आगे हम और हल करते हैं तो हमको मिलता है 6 ज़रब 6 ज़रब 15 वैसे ही, और बटे में आता है 54 और 6 कन 6 6 9 54 होता है, ठीक है। फिर से हम ये 3 3 9 और 3 दूनी 6, फिर से 3 एकन 3 3 पंजे 15 और इस तरह से इनकी कीमत हमको हासिल होती है 10। यानी पूरे आइसक्रीम को जो इस्ताने में रखे हुए हैं, मजरूफ में रखे हुए हैं, उसको कितने कोन में भरा जा सकता है, तो उसका जवाब है 10 कोन में उसको भरा जा सकता है। लिहाजा हम लिखते हैं मखरूत की तादाद जो आइसक्रीम से भरे हुए हो उनकी तादाद होती है 10। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे भी बहुत सारे सवालात हैं, तो तलबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो बचे हुए सवालात हैं उसको जितना भी उन्होंने यहाँ पे सुना और समझा उसकी बुनियाद पे आप खुद से हल करने की कोशिश करें और ना आने पर अपने टीचर से आप राब्ता करें और उनसे मदद लें। तो यहाँ पे हम आज की अपनी इस क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह और एक क्लास बची हुई है, इसको हम फिर आइंदा क्लास में कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया। अनुदिन